वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलामु अलैकुम। आज है बुध 19 रबीउल-उल-सानी 1446 हिजरी, अक्टूबर की है 23 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वी आर एट द मिड वीक पॉइंट ऑफ दिस वेरी स्कॉर्चिंग वीक हियर इन कराची। आज की सुबह वैसे इट इज ह्यूमिड, आज हेजी है थोड़ा सा वेदर, थोड़ी सी डिफरेंट फील है, बट ये कहना कि मौसम हैज रियली चिल्ड आउट एंड ऑल, नो नॉट एट ऑल। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिलीफ for Karachi आज there till the end of this month, so let's see क्या होता है। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil। आप लोग के मैसेजेस इस वक्त मेरे पास मौजूद भी हैं जिनको मैं आपसे थोड़ी देर बाद जो है वो शामिल करने वाला हूँ। एंड या पहले तो इस गाने को हम बंद करते हैं। नहीं, कोक स्टूडियो ने जहाँ बड़े अच्छे काम किए हैं वहाँ पे उन्होंने कुछ एपिसोड्स वाकई ऐसे आ गए थे बीच में जिसमें लग रहा था कि कोक स्टूडियो एज अ प्रोडक्ट स्टेल हो रहा है। और आई थिंक ये जाने बहारा रश के चमन उसी दौर का जो है वो गालबन एक गाना था और ये बड़ा खूबसूरत, आप जानते हैं कि अपने दौर का जो है वो बड़ा ज़बरदस्त गाना था और बड़ी ही अरबिक किस्म की जो है ना वो बीट्स और ट्यून के साथ जो है वो ये गाना बनाया गया था। बट आई एम सॉरी टू से, आई मीन अली ज़फ़र डिड नॉट हैंडल दिस सॉन्ग वेल, हूएवर डिड दैट वाज द स्ट्रिंग्स और व्हाटएवर। लेकिन बहरहाल अभी मैं अक्सर जिक्र करता रहा, अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने शायद आपसे जिक्र किया है कि जेन ज़ी के हवाले से पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च जो है वो हुई है और इनफैक्ट द कंपनी द जेंटलमैन हु ऑर्गेनाइज दैट रिसर्च और जिसने ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए हैं ओवर द पास्ट 10 years ऑफ हाउ people within this particular age bracket, what are they thinking? वो बड़ी interesting research है, बहुत comprehensive research है. In fact, I'm recording a podcast with the CEO of that company and I'm very excited about that. तो I got a chance, अब पिछले हफ्ते मुझे मौका मिला इस research के जो है वो कुछ हिस्से देखने का और उसमें जो एक चीज़ बहुत stark थी वो ये थी that पाकिस्तान की जो Gen Z है उसमें the admiration for Pakistani folk music has gone up leaps and bounds। यानी आज से तकरीबन कोई शायद 10 साल पहले जहां पाकिस्तानी तकरीबन 3 या 4% Gen Z के जो इक्विवेलेंट एज उस वक्त हुआ करती थी वो पसंद किया करते थे पाकिस्तानी फोक म्यूजिक, दैट नंबर इज नाउ गॉन अप टू 28% एंड ऑल थैंक्स टू कोक स्टूडियो विदाउट डाउट, जो उन्होंने जबरदस्त काम किया। बट दैट डज नॉट मीन दैट एवरी सॉन्ग दे मेड वाज गुड वन एंड द गुड थिंग अबाउट कोक स्टूडियो इज दैट दे वेरी ओपन, वो बड़े ही ओपन है अपने क्या कहना चाहिए कि सुनने के लिए, क्रिटिसिज्म सुनने के लिए। तो बहरहाल जी हियर वी आर राइट नाउ। मुबारक हो जी, नई सुबह का आगाज हो गया। पाकिस्तानियों की एक और समस्या जो है वो हल हो गई है। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जो है वो नॉमिनेट कर दिए गए और आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो तमाशा सजाया गया था 26वीं आनी तरमीम एंड ऑल, वो बिलाखिर आई थिंक एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस नाउ। कहीं पे भी एक्सेप्ट फॉर द 12 जुलाई का जो जजमेंट आया था और आपने ये भी देखा कि 12 जुलाई की जजमेंट वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 एतराज जज करने वाले उन सबको जो है वो साइड लाइन खुड्डे लाइन कर दिया गया है। जस्टिस याया आफरीदी हैज बीन नॉमिनेटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म्ड जजेस सिलेक्शन कमेटी जो कि पाकिस्तान के फॉर्म 47 याफ्ता सियासतदानों ने मिलकर बनाई। बड़ा अच्छा काम किया जी। कल रात गए तकरीबन 11 बजे। पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है कि सारे बड़े बड़े काम जो है वो रात की तारीकी में होते हैं और इस्लामाबाद में तो वैसे भी रात के 11 बहुत ज्यादा देर हो जाती है। मैं अब तो खैर मैं भी सो जाता हूँ, इतना अच्छा बच्चा हूँ मैं भी 11 बजे 11:15 बजे सो जाता हूँ, उससे पहले सो चुका होता हूँ मैं एक्चुअली। लेकिन 11:06 मैंने देखा कि पहला जो मैंने ट्वीट इस हवाले से कि जी जस्टिस याया आफरीदी को नॉमिनेट कर दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन अराइव्स के क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। मेरे ख्याल से बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही मुज़ाकरात और इन चीज़ों के बगैर किसी को नॉमिनेट नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल आगे चल के प्रोग्राम में इस हवाले से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ बात हम जरूर करेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं, आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं बिफोर वी हेड टुवर्ड्स आवर फर्स्ट ब्रेक ऑफ द डे। और अताउर रहमान साहब ने जो है वो ट्वीट किया है हमारे साथ, कोई कतर एयरवेज हैज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस स्पेस एक्स स्टारलिंक। ओह या इस वक्त असल में मैं आपको बताता हूँ अताउर रहमान साहब, आपने बेसिकली बताया ये है कि इस वक्त जो दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, आई रिमेंबर यूनाइटेड एयरलाइन ने इससे पहले ये किया था, बल्कि इवन इलॉन मस्क ने उस हवाले से ट्वीट भी किया था। ये जो
जहाज़ों में कनेक्टिविटी वाला एलिमेंट है, आई थिंक वो अब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है और उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो इलॉन मस्क की Starlink से पहले भी जहाज़ों में हाई स्पीड इंटरनेट वर अवेलेबल, बट नाउ दी सुपर हाई स्पीड इंटरनेट आर अवेलेबल थैंक्स टू दोस सैटेलाइट कनेक्टिविटी जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं मिस्टर इलॉन मस्क और उनकी कंपनी. सो या उन्होंने बताया कि कतर एयरलाइन जो है दैट इज ऑल्सो कतर एयरवेज इज ऑल्सो ज्वाइन द पार्टी नाउ. सो गुड ऑन देम, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस, जबरदस्त. सो नेक्स्ट टाइम यू फ्लाई कतर, मेक श्योर यू कनेक्ट टू द, आई रियली होप दे डोंट चार्ज यू फॉर दैट. आई डोंट नो, आई हैवंट फ्लोन in any airline that offers like internet, like high speed internet और स्लो स्पीड इंटरनेट तो मैंने एक्सपीरियंस किया एक बार एंड वाज फ्रस्ट्रेटिंगली स्लो, सो वो बेहतर था वो यूज ना करें. लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट वाली मैंने आई होप दे डोंट चार्ज इट. सो हमारे जो रेगुलर बिजनेस क्लास जिनके टिकट निकलते हैं, ड्रॉ वगैरह निकलते हैं और वो जो ट्रैवल करते हैं वो बताएंगे क्या ऐसा होता है, डू दे चार्ज फॉर दिस. बट बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं. मैकडोनल्ड्स लिंक टू ई कोलाई आउटब्रेक, CDC सेज, अल्लाह खैर करे जी. ई कोलाई एक तरह का एक इन्फेक्शन होता है ये, और इससे पहले मुझे याद है चिपोटले नाम की एक अमेरिकन फास्ट फूड की जो है वो चेन है जिसके बारे में बड़ा मशहूर हुआ था कि वहाँ का जो ई कोलाई जो है ये E.coli ये उसके खाने से जो है ना वो ये फैला था. और इट्स बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि आपके गट में जो है वो इन्फेक्शन वगैरह यानी आपके आंतों वगैरह में जो है ये इन्फेक्शन कॉज करता है. सो या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है इसके अलावा, एबरक्रॉम्बी एंड फिच वाली ये खबर तो जवेद साहब इसको फिलहाल जो है ना वो हम रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं. अताउर रहमान साहब और क्या खबर है जी. बिग न्यूज फॉर सिख संगत, हरदीप सिंह पुरी हेल्स एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट. दैट्स वेरी गुड. आई थिंक श्री करतारपुर साहब जो नारोवाल के करीब बिल्कुल भारत की सरहद के करीब जो एक बड़ा खूबसूरत गुरुद्वारा हमने बनाया है जहाँ से रोजाना बड़ी तादाद में जो है वो सिख यात्री पाकिस्तान आ रहे होते हैं, उनके हवाले से ये खबर है कि जी जो वैलिडिटी थी अग्रीमेंट की, अगर आपको याद हो खान साहब के दौर में ये अग्रीमेंट हुआ था जिसके लिए बहुत बड़ी तादाद में जो भारत से सिख लीडरान जो है वो भी पाकिस्तान आए थे, जिसमें सिद्धू पाजी जिन्होंने हाल ही में अपनी 2 दिन पहले बर्थडे भी सेलिब्रेट किया वो भी यहाँ पर मौजूद थे और बड़ी जबरदस्त उन्होंने जो है वो तकरीर भी की थी और बड़ा खूबसूरत वो इवेंट था, इसमें कोई शक नहीं. और मेरा भी 2 साल पहले यहाँ जाने का करतारपुर इत्तेफाक हुआ है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ वे यार ये बड़ी पुरसुकून जगह है सीरियसली. आपको भी मौका मिले आप जरूर जाएं. अगर आप लाहौर में रहते हैं और अभी तक आप करतारपुर नहीं गए तो फिर तो बहुत बहुत अफसोस की बात है. बच्चों को लेकर जाएं वहाँ पे और देखिए यार वो पता है वो जो मेन करतारपुर का वो जो जगह है ना जहाँ पे उनका इंतकाल हुआ था बाबा गुरु नानक जी का, वो उधर ना यार पता हम लोग जब अंदर गए थे तो उसमें ना वो उनके गुरु ग्रंथ साहब जो उनकी किताब है वो आपको पता है कि सिख रिलीजन का म्यूजिक से बड़ा गहरा ताल्लुक है और उनके जितने भी जो होते हैं श्लोक होते हैं और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो म्यूजिकल फॉर्म में जो है वो गा रहे होते हैं. और यार वो इतना एक सीरीन किस्म का, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वो बड़ी उनकी आपको पता है कि गुरु ग्रंथ साहब की पंजाबी भी बड़ी मुश्किल वाली पंजाबी है जो मेरा ख्याल से हमारे लाहौरी पंजाबियों को भी शायद समझ में ना आए, लेकिन वो इतना खूबसूरत मंजर था. और मुझे याद है कि एक खातून थी जो कि गालबन कहीं बाहर से आई हुई थी और वो उसको साथ साथ जो 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 भजन चल रहा था या वो जो गुरु ग्रंथ साहब का जो भी वो चैप्टर चल रहा था वो साथ उसके गुनगुना रही थी एंड इट क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर देयर. आई रियली लव्ड इट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी, मोल डे. ओके, जीशान बेग साहब ने बताया सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन October 23rd फ्रॉम 6:02 AM to 6:02 PM. मोल डे commemorates Avogadro numbers 6.02 ये वाला मोल. ओके, 6.02 multiplied by 1023. This number is called mole. Is a basic measuring unit in chemistry. Mole Day was created as a ways to foster interest in chemistry. That is so cool, जबरदस्त. And I'm very happy डॉक्टर साहब कि आपने अहमद को भी जो है वो उसमें टैग किया हुआ है और हमारे अहमद साहब को भी इस तरह के स्टैट्स और नंबर्स और इन चीज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो वर्ल्ड मोल डे यानी मोल आप जानते हैं ये स्टार्ट होता है 6.02 AM से 6.02 PM तक. मोल आप जानते हैं केमिकल मेजरमेंट्स के लिए जो है
वो इस नंबर को इस्तेमाल किया जाता है. एंड दैट इज प्रीटी कूल. ऑलराइट, अहमद अयूब साहब कहते हैं यूनाइटेड हैड अ वेरी बैड इंटरनेट इन जुलाई बट नाउ दे डोंट. आप अगर देखेंगे आई थिंक सितंबर में they signed up with this Starlink. So अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप जब जाएंगे तो फिर आपको बहुत ही जबरदस्त इंटरनेट जो है वो सुनने को मिलेगा. ओके जी, इसके अलावा पीर ज़हीर कहते हैं जीप डे भी होता है. नॉट टुडे बट दैट्स 4th of April. वाओ, 4x4 जीप डे. सेलिब्रेट द एक्साइटमेंट ऑफ डिस्कवरी व्हाइल वेंचरिंग आउट इन द ओपन एयर. जबरदस्त यार, क्या बात है. यू नो, जीप डे. वैसे जीप से मुझे याद आया, आगे चल के बात करेंगे, अभी ब्रेक का टाइम है. इंजीनियर बाबू परेशान होंगे, फिर अभी हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं. जीप से मुझे आपने बेसिकली वो एक फीलिंग की बात की है जिसपे अभी हम ब्रेक के बाद बात करेंगे. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, आ गए भाई, आ गए. कब्जा कॉलोनी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जनाब फरहान रजा साहब की तरफ से मैसेज आ गया. कहते हैं अच्छा जी, यहाँ तो नाइट्स और मॉर्निंग ठंडी हो गई हैं. पूरा कराची गर्म है, लेकिन कब्जा कॉलोनी जो है वहाँ पे सर्दी बढ़ गई है. वेरी गुड. अलग अलग माइक्रो क्लाइमेट है वैसे यार, इसमें कोई शक नहीं है. अभी बीच में ओले पड़े हैं यार वहाँ पे अक्टूबर में. कराची सुलग रहा है, कब्जा कॉलोनी में ओले पड़ रहे हैं. कम माल है. अच्छा जी, और क्या सीन है. ब्रो की बर्थडे. ओह ब्रो, अच्छा ब्रो की बर्थडे यार, ये क्या बात हो गई यार. ब्रो की बर्थडे कल नहीं थी, मैंने तो कल रात में विश कर दिया उनको. बट चलें, कोई बात नहीं, अभी आपको हम बताते हैं. ओके, इस पे अभी हम विश करेंगे. ब्रो की बर्थडे की तो स्पेशल विश होनी चाहिए ना यार, क्या बात है. ओके, अच्छा जी, पीर ज़हीर साहब कहते हैं जीप 4x4 डे, फ्रेश एयर एंड वार्मर टेम्परेचर lure us outdoors. And what's better to experience the thrill of an excursion than in a Jeep 4x4? अच्छा, 4th April बेसिकली. हाँ, 4x4 is 4th of April. तो जबरदस्त, ग्रेट. आपने बताया 4th April is World 4x4 Day. That's something pretty cool यार. तो उस दिन अपनी 4x4 जिनके पास है वो लेकर निकलिए. और वैसे वाकई मतलब पाकिस्तानियों ने भी हर गाड़ी को 4x4 बनाया है. लाइक मुझे याद है कि एक जमाने में शुगरा की रोड जो है वो बिल्कुल तबाह हाल थी, और एक बंदा अपनी सुजुकी FX 800, यकीन जाने में कसम खा के बता रहा हूँ, FX 800 घसीटता हुआ जो है ना वो शुगरा लेके जा रहा था वो बंदा. मैंने कहा यार इसने सही काम किया. मैं बैठा हुआ एक जीप में आ रहा था, वो बंदा सुजुकी ले जा रहा है ऊपर. यार पाकिस्तानी भी कमाल है. अब तो खैर शुगरा की रोड बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा था उस एड का. तो व्हेन आई वाज यंग देयर यूज्ड टू बी दिस एड दैट यूज्ड टू कम ऑन इंडियन टेलीविजन. आई थिंक इट वाज टाटा महिंद्रा आर्माडा थी या कौन सी गाड़ी थी, जिसमें एक बंदा जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ है और सूट टाई वगैरह लगा हुआ है, और बारिश हो रही है बाहर, और पीछे कमेंट्री चल रही है, ऑलवेज वांटेड टू चेस द रेन. वो उसमें दिखाते हैं कि वो अपने ख्यालात की दुनिया में खो जाता है. ही स्टार्ट्स डे ड्रीमिंग अबाउट हिम बीइंग आउटडोर्स एंड ऑल. और उसकी आखिर में चीज बेसिकली आती है कि टाटा महिंद्रा सफारी थी मेरे ख्याल से. यस, रिक्लेम योर लाइफ. वाह यार, ये एड्स वेड्स बड़े अच्छे बना लेते हैं. तो पीर साहब, रिक्लेम योर लाइफ सर. ओके जी, खुरम आबिद कहते हैं सॉरी टू से, मैं अभी इन्होंने कराची से ट्रैवल किया था दुबई में, और कह रहे हैं जी कभी अच्छा इंटरनेट नहीं मिला. वैसे मेरा भी यही एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको आखिरी वाला बता रहा था, मैं बहुत खराब था यार वो. बट बहरहाल अच्छा जी. इसके अलावा बिल्कुल एमी अली साहब को हम खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच. और डॉक्टर फरा को भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच. एंड देन मोल डे की हमने बात कर ली. वैसे अच्छी बात है यार. इफ यू आर अ केमिस्ट्री टीचर एट स्कूल, और इफ यू आर अ साइंस टीचर, आज जाके बच्चों को बताइएगा अबाउट मोल डे, वर्ल्ड मोल डे, विच सेलिब्रेट्स द एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 1023. ये अब बाकी जो लोग हैं जिन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ी उनको ये समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो असातिज़ा हैं साइंस के वो इस नंबर को समझते हैं, और जरूर इस हवाले से आप लोग बच्चों के साथ जरूर डिस्कशन कीजिएगा. एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड. तो चलें जी, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं जी. और क्या मैसेज आया है. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं कि जिस एयरलाइन का आपने जिक्र किया है, इट ऑफर्स 1 hour fast internet to its gold member, but for the rest of the flight it has to be purchased. What a heartbreak this is. But चलें जी, कोई बात नहीं. और क्या सीन है. और जरा बच्चों के मैसेज जल्दी से मैं पढ़ लूं. सादातुल्लाह खान कहते हैं इट्स गुरमुखी लैंग्वेज नॉट पंजाबी. नहीं सर, वैसे सादत भाई पंजाबी मेरी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी प्यारी लगती है लैंग्वेज ये.
लेकिन इतना तो हमें भी पता है कि गुरमुखी जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि गुरमुखी जो है वो एक रस्मुल खत का एक, इट्स अ टाइपोग्राफी, इट्स अ वे ऑफ राइटिंग, इट्स अ स्क्रिप्ट. जो असल सब मेरे ख्याल से सही लफ्ज इसके लिए होगा वो एक स्क्रिप्ट है. जैसे आप जानते हैं कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल जबान है उसको हिंदुस्तानी कहा जाता है. ये वही जबान है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लिंगुआ फ्रैंका है. हम लोग आपस में, जिसे हम यहाँ पे उर्दू बोलते हैं और वहां पे उसको हिंदी बोलते हैं. लेकिन आपको पता है पिछले 10 साल में तो खैर हिंदी हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेरी संस्कृताइज्ड फॉर्म ऑफ हिंदी. लेकिन अगर आप 80s और 70s की फिल्में इंडिया की उठा के देखें, दे आर एसेंशियली मेड इन द हिंदुस्तानी लैंग्वेज. तो वो उसको जिस स्क्रिप्ट में लिखते हैं दैट्स कॉल्ड द देवनागरी स्क्रिप्ट, और हम इसको जिस स्क्रिप्ट में लिखते हैं उसको फारसी स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, और उसको नस्तालीक उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है. सिमिलरली जो पंजाब है, जो पंजाब एक खित्ता ज़मीन है जिसमें ज़ाहिर है भारत की साइड पे हरियाणा और मशरकी पंजाब आ जाता है, पाकिस्तान की साइड पे हमारा पूरा सूबा पंजाब आ जाता है. वहाँ पे जबानों के डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, डिफरेंट लहजे हैं, जैसे कि माजी, इसके अलावा पोटोहारी हो गई आपकी, और शाहपुरी होती है. आई थिंक डिफरेंट एक्सेंट्स हैं पंजाबी के. हर थोड़ी देर बाद एक लहजा जो है वो आपका बदलता रहता है. बहुत सारे लोग सराइकी को भी पंजाबी का एक एक्सेंट ही मानते हैं. हमारे सराइकी वाले दोस्त की बात मानेंगे नहीं, और मानना भी नहीं चाहिए. लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है बिटवीन देयर एंड आर पंजाबी इज रस्मुल खत का, और वो लिखते हैं गुरमुखी में, और हम इसको जो है वो नस्तालीक में ही पंजाबी पाकिस्तान में लिख रहे होते हैं. सो इट्स नॉट अ लैंग्वेज, आई कैन टेल यू. यस, जिस तरह उर्दू जबान है, अब अगर कोई लखनवी उर्दू बोल रहा है और कोई हमारे दिल्ली वाले दोस्त हैं या हैदराबाद वाले दोस्त हैं, उनको ये समझने में प्रॉब्लम होगी कि इतने मुश्किल अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो. सेम गोज विद द पंजाबी दैट इज स्पोकन इन इंडियन पंजाब, बिकॉज उनकी पंजाबी जो है, बिकॉज वहां पे आप भारतीय पंजाब जाएंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि वहां पे के लोग जो हैं, आई एम सॉरी टू से, और ये बात हम पहले भी काफी दफा बात कर चुके हैं, दे आर नॉट एम्बेरेस्ड अबाउट स्पीकिंग देयर लैंग्वेज. पाकिस्तान में जो एक बहुत ही बड़ा सान्हा हो रहा है हमारी पंजाबी जबान के साथ खास तौर से, वो ये है कि यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई द पेरेंट्स आर नॉट टीचिंग दिस लैंग्वेज टू देयर चिल्ड्रन. आप सिंधी फैमिलीज देखें या पश्तो फैमिली देखें, बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज इज देयर रीजनल लैंग्वेज, बट समहाउ पंजाबी में आई रियली डोंट सी, जब मैं अपने दोस्तों के घरों में जाता हूँ, आई डोंट सी देम कन्वर्सिंग इन पंजाबी. या तो वो उर्दू आ गई है या फिर ज्यादा कूल लोगों में इंग्लिश आपस में चल रही होती है. सो ये एक लंबा डिस्कशन है और इस पे कभी हम बात, लेकिन गुरमुखी इज नॉट अ लैंग्वेज, इतना तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ. ओके जी, इसके अलावा और क्या सीन है जी. बोथ टाटा एंड महिंद्रा आर ह्यूज सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी. बिल्कुल जी, ऐसे ही है. टाटा, हमने जब प्रोफाइल किया था रतन टाटा को तो उसमें हमने TCS के हवाले से बात की थी. टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही है जी. ग्रेट, थैंक यू सो मच अहमद साहब. और आगे बढ़ते हैं. और इसके अलावा हैप्पी बर्थडे टू एडसन एरांतेस दी नासिमेंतो. अगर मैं आपसे पूछूं कि एडसन एरांतेस दो नासिमेंतो कौन है, आप लेंगे पता नहीं कौन है, लेकिन ही इज एक्चुअली ऑल्सो नोन एज Pele, one of the greatest footballers ever, born on the 23rd of October 1940 in Brazil. 1279 गोल उन्होंने 1363 गेंदों में जो है वो, गेंदों नहीं, गेमों में, मैचेस में जो है वो इन्होंने गेंदों में इन्होंने स्कोर किए हैं. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको रिकॉग्नाइज करती है. In 1999 he was named the athlete of the century by the International Olympic Committee. बड़ा अच्छा इंसान, बड़े खुश अखलाक इंसान, ब्राजील के बहुत ही जबरदस्त एम्बेसडर ये हुआ करते थे. और जहां दुनिया के बड़े स्पोर्ट्समैन की बात होती है वहां पे जाहिर है, और अगर बड़े फुटबॉलर तो फिर पिछले सदी के जो दो बड़े ज्वाइंटली जिनको इनाम दिया गया था उसमें ऑफ कोर्स मैराडोना और इसमें पहले जो हैं वो शामिल थे. सो ब्लैक पर्ल भी जो है वो इनको कहा जाता था. मेरे ख्याल से आज के दौर में अगर किसी को ब्लैक पर्ल बोला जाए तो ये रेसिस्ट टर्मिनोलॉजी जो हो सकती है, लेकिन जाहिर है हमें पता है जो कल्चरल मामलात होते हैं दे चेंज विद द टाइम. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और वानिया का मैसेज हमारे पास आया, कहते हैं आदिल अंकल yesterday was not good day. ओ यार पता है सीरियसली, वो मैंने आपको पता है आपके अपने बाबा से आप पूछ लीजिएगा why I could not read the message yesterday. Or did you find the song Gol Gappe Wala? No, actually we don't have that song right now. I'll have to download it from somewhere and then I will find it for you. So चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई. फाइम ब्रो का मैसेज आया है. सूरह नहल की आयत आपने शेयर किया हमारे साथ. तुम अल्लाह ताला से इस्तगफार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए. थैंक यू सो मच फाइम ब्रो, ऑलवेज ब्रिंगिंग
खूबसूरत सुबह सुबह हमारे साथ जो है वो कुरानी आयात जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, और इसका भी इंशाल्लाह इनको सवाब ज़रूर मिलता होगा. सो बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद. और हमारे ऐसे लिसनर्स जो कि बिला नागा प्रोग्राम में, कुछ है ना, एक लाइक कोर लिसनर्स का ग्रुप है, उसमें से हमारे फ़हीम ब्रो जो है वो आते हैं बिला नागा, हमें प्रोग्राम में जो है वो मैसेज करते हैं, और बहुत सारी सालगिरह की इनके लिए जो है हमारी तरफ से मुबारकबाद. आई होप ही हैज़ अ ग्रेट डे टुडे. खुश रहिए मेरे भाई, और जीते रहिए, सेहतमंद रहिए, मस्बत रहिए, पॉजिटिव रहिए. आई नो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमको परेशान करने के लिए, लेकिन अपने कम से कम कभी कभार अपने आप को इन चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर लीजिए, और जस्ट फोकस ऑन योर इनर सेल्फ एंड इनर बीइंग, एंड यू विल फील गुड अबाउट थिंग्स. ऑलराइट, अपने एस्केप मैकेनिज्म ढूंढिए. व्हाट इज योर एस्केप मैकेनिज्म? क्या? खैर एनीवे, ये अभी कोई कंसल्टेंसी का टाइम नहीं है, इस पे अलग से कभी बात करेंगे. आई विल प्रोवाइड यू फ्री कंसल्टेंसी माय फ्रेंड. सो चलें जी, आगे बढ़ते हैं. हैप्पी बर्थडे फ़हीम ब्रो को, सालगिरह की मुबारकबाद. ओके जी, एंड देन वी हैव गॉट बच्चों का मैसेज कोई और आया हुआ है मेरे पास. इससे पहले बच्चे स्कूल ना, हाँ जी, राइमा, रुमाया, ज़हरा एंड ज़ैनब, दे ऑल लिसन टू योर शो ऑन द वे टू स्कूल. मंसूर सईद, भाई क्या बात है, जबरदस्त. इन सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. एंड आज मोहसिन आलमगीर इज टर्निंग 15 टुडे. वाओ, जबरदस्त मोहसिन. Happy birthday to you, my friend, and I hope you have got a wonderful, wonderful day. All right, चलें जी. The trouble with being punctual is that nobody is there to appreciate it. वैसे वाकई क्या बात की है अतीक अहमद साहब ने, कि वक्त पे आने का फायदा ये है कि आपको कोई अप्रिशिएट करने के लिए मौजूद ही नहीं होता. होते हैं यार, लेकिन कुछ ऑफिस में लोग इस तरह के होते हैं. अभी कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि हम तो 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं. कमाल है यार. वक्त से पहले भी ऑफिस आने वालों को मेरी तरफ से सुर्ख सलाम. वैसे सुर्ख सलाम. वैसे मुझे कभी मौका मिले वक्त से पहले ऑफिस आने का, मैं कभी भी ना जाऊं. मैं आधा घंटा बैठे के नाश्ता कर लूं, बैठ के चाय पी लूं, ग्रीन टी पी लूं, सब्ज टी पी लूं, बैठ के कोई पॉडकास्ट सुन लूं गाड़ी में बैठ के पार्किंग में. आधा घंटे पहले ऑफिस आके क्या करूं यार. लेकिन खैर चलें जी. अमर लाल कहते हैं, लर्न टू फाइंड प्लेजर इन सिंपल थिंग्स एंड दैट प्लेजर पुट्स परफेक्शन इन वर्क. वाह, क्या बात है सर. ओके, बच्चों का मैसेज अदील अंकल, अलवीना निबात की तरफ से गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सलाम. अच्छा जी, देन वी हैव गॉट, और कोई बच्चा रह गया? नहीं, मेरा ख्याल से हमने मैसेज बच्चों के सारे शामिल कर लिए हैं. सो बच्चों जल्दी से आप लोग मेरा ख्याल से स्कूल जाइए. और अदील भाई, सराइकी सिंधी, पंजाबी और बलोची का मिक्सचर है. ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लाइक है, लेकिन वो एक बात है ना कि क्या ये इटसेल्फ एक अलग जबान है या मुख्तलिफ जबानों के लहजे हैं जो मिल के सराइकी जबान जो है वो बनाते हैं. आई रिपीट, आवर सराइकी स्पीकिंग फ्रेंड्स वुड वांट टू कॉल इट a language and there is no harm in saying that. So good on you my friends for all the Saraiki speaking people. बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज होती है, जैसे कहा जाता है, बड़ी मीठी जबान होती है, और वाकई जब आप सुनते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा होता है. लेकिन सराइकी का भी आपको पता है कि फिर उसमें भी तब्दीलियां हैं. जो सिंध के करीब सराइकी बोली जाती है, सिंध के नॉर्दर्न एरियाज में होती है, दैट्स मोर सिंधी इन्फ्लुएंस. देन ऑफ कोर्स उसमें केपी के, मुझे बहुत रिसेंटली ये बात पता चली थी कि केपी के काफी इलाकों में सराइकी जबान जो है वो बोली जाती है. और देन पंजाब में तो ज़ाहिर आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स आर देयर, बट उनकी सराइकी स्लाइटली डिफरेंट. चलें जी. माई सिस्टर्स आमना एंड फातिमा आर गोइंग टू स्कूल ट्रिप टू द जू and I'm going to the school. वलीद अहमद क्लास 7. Wow, trip to the zoo. अच्छा, मुझे पता है स्कूल के ट्रिप्स से चिढ़ती मुझे, क्योंकि बाद में ऐसे लिखना पड़ता था, इंग्लिश और उर्दू दोनों में, a visit to the zoo. इतनी शदीद चिढ़ती. और भाई बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को एंजॉय करने दो यार, पार्टी कर लेने दो बच्चे, सही है, पार्टी कर लें, खुश हो जाएंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग आए, you have to write an essay on a visit to the zoo. Okay, उर्दू में मजमून लिखिए, एक दिन चिड़ियाघर में. यार उस वक्त तो पता ही नहीं था, अपनी तो पूरी जिंदगी चिड़ियाघर में गुजर रही है यहाँ पे यार. लेकिन खैर एनीवे, चलें जी. ये आप लोगों से भी लिखवाते होंगे, बच्चों है ना ये मजमून लिखना ना, एक दिन चिड़ियाघर में. एनीवे, अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने, उसके बाद एक गाना सुनेंगे, वापस आके आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, good morning guys, good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच. एक अच्छी डिबेट और अच्छी बहस शुरू हो गई है, और मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा और टाइम जो है वो जरा जो है ना वो डेडिकेट किया जाए. ये जबान और बोली के हवाले से जो बात की गई है,
लेकिन इसमें एक नई इस वक्त थियोरी मेरे सामने आई है जिसमें ज़ाहिर है मेरे पास एक काउंटर आर्गूमेंट है, लेकिन चलें इस पर अभी हम बात करते हैं. अब ये मियाँ वाली से किसका मैसेज आया है, ये सादिक साहब हैं. ये अभी मैं इतना लंबा वॉइस नोट आपने भेजा है शो के दौरान तो वो मैं शामिल नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी अबाउट दैट. लेकिन फिर भी पीर ज़हीर साहब कहते हैं हम घर पे बलूची ज़बान बोलते हैं लेकिन हमारी उर्दू भी अच्छी है. बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है ये और बोलनी चाहिए अपनी लैंग्वेज. फ़हीम ब्रो को आपने जो है वो हैप्पी बर्थडे बोला है. इसके अलावा नुमान भट्ट हमारे एक्स कॉलीग यहाँ के और उन्होंने मैसेज भेजा है. मी एंड माई चिल्ड्रन अब्दुल हादी भट्ट, अनाबिया, जवेरिया एंड आयशा listening to your show, must say it's a great show. Thank you so much. बहुत शुक्रिया नुमान, always good to hear from you and hoping everything is good at your end. जबरदस्त जी. और क्या सीन है, आगे बढ़ते हैं जी. और अच्छा भाई फैसल मुकीद साहब का एक मैसेज आया है और उसमें उन्होंने कहा कि आई फर्स्ट हर्ड अबाउट ब्लैक पर्ल इन द मूवी गोलमाल. व्हाट अ मूवी. नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जब अभी पहले के लिए वर्ड ब्लैक पर्ल यूज किया तो मेरे जहन में गोलमाल मूवी चलना शुरू हो गई थी. एंड फैसल क्योंकि ज़ाहिर है वो एक ही एज ग्रुप के हम लोग हैं तो इवन दो गोलमाल मूवी जब रिलीज हुई थी मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स 1978-79 मूवी एंड आई थिंक फैसल तो पैदा हो गया होगा, मेरी तो पैदाइश भी नहीं हुई थी उस वक्त तक. तो लेकिन हमने बचपन में, और मैं शायद काफी आप लोगों से जिक्र किया है कि हमने जो बहुत मूवी काफी दफा देखी है. एक होता है ना घर में एक VHS रखी हुई होती है 3-4 फिल्मों की जो आप हर फ्री टाइम में बैठ के देख रहे होते हैं. तो गोलमाल इज वन ऑफ दोज मूवीज. और सबसे मजेदार बात, सॉरी यार जोश खिताबत में माइक गिर गया शहबाज शरीफ की तरह. एनीवे सबसे मजेदार बात जो गोलमाल मूवी की थी ना हमारे लिए वो ये थी कि उसके एंड में आके उसकी रील में फंगस आ गया था. तो हमें उस फिल्म के एंड का पता ही नहीं था कि इसके एंड में हुआ क्या. ये तो बहुत अरसे बाद कोई जी सिनेमा में कभी हमने ये फिल्म देखी बैठ के तो हमें पता चला कि इसके एंड में भवानी शंकर जी अपनी मूछें जो है वो उड़ा देते हैं. ये हमें नहीं पता थी ये बात, जबकि हमने पूरा बचपन ये फिल्म बैठ के देखी है. लेकिन यार ऑनेस्टली आई मीन आई डोंट नो इफ दिस मूवी इज अवेलेबल देयर ऑन नेटफ्लिक्स और नॉट. गोलमाल, डू वॉच दैट मूवी. आई मीन इट्स अ मूवी दैट यू कैन सेफली वॉच विद योर चिल्ड्रन. बच्चों के साथ आप देख सकते हैं. बहुत मजेदार फिल्म थी. ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म के जो है वो डायरेक्टर थे और उन्होंने एक जमाने में खट्टा मीठा और ये गोलमाल जैसी, अमोल पालेकर के साथ उन्होंने काफी मूवी, इनकी मखसूस कास्ट हुआ करती थी. उत्पल दत्त होते थे, भवानी शंकर का रोल था और राम प्रसाद शर्मा. यार क्या खूबसूरत. उसका गाना भी बड़ा मशहूर था, आने वाला पल जाने वाला है. जब हमारे यहाँ पुराने गाने क्लासिक चला करते थे इंडियन तो मैं ये गाना चलाया भी करता था. तो भाई अब जो है वो सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि जनाबे वाला डू वॉच दैट मूवी इफ यू फाइंड इट समवेयर. इट्स नेम गोलमाल. 1970 लेट 1970s की ये मूवी है और आर.डी. बर्मन की खूबसूरत म्यूजिक है. और वाकई जी बाजी का भी अभी मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मैसेज फ्रॉम माय सिस्टर. तो हमारी जो बड़ी बाजी हैं इतना अच्छा वर्ड ढूंढ के लाया था हमशीरा. उन्होंने कहा एक डायलॉग याद आ गया उसका. वो जो सीन है ब्लैक पर्ल वाला, यार क्या सीन था. ब्लैक पर्ल वो इंटरव्यू लेता है बंदों का. यार क्या फिल्म थी. आगे बढ़ते हैं जी. आज की बड़ी खबर ऑफ कोर्स जस्टिस आफरीदी पिक्ड टू बी नेक्स्ट टॉप जज. लिखना है डॉन का. Justice Mansoor Shah was poised to become CJP before 26th Amendment, with Justice Akhtar being second in line. Government attempts to coax PTI remain unfruitful after it announces boycott of the parliamentary panel's proceedings. Special committee endorses nomination 8-1. So बहरहाल ये मैंने आपको जो सुबह बात की थी वो यही थी कि ये पूरा जो आप जानते हैं कि तमाशा लगाया गया था कि उन जजेस को नहीं आने देना है लाइन पे, जिन्होंने उन 8 जजेस को जिन्होंने वो 12 तारीख का फैसला दिया था. और अच्छा ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं. जिस तरह पाकिस्तान में इस 26वीं आईनी तरमीम के लिए लोअर जुडिशरी के साथ जो किया गया है, अब उसमें कर ये दिया गया है कि अगर किसी जज ने हुकूमत के खिलाफ फैसला किया तो उसकी ऐसी इवैल्यूएशन होने वाली है बाय दिस कमेटी कि वो तो फारिग हो जाएगा वो. तो ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे एक कारी ज़रब लग चुकी है. अब इन पे डिपेंड करता है. देखो हमारा क्या जाना है, अपनी जिंदगी तो ऐसी ही चलनी है इस मुल्क में. सीरियसली स्पीकिंग यार वो जजेस क्या करने वाले हैं, यानी वो क्या अपना नाम इसमें लिखवा कर जाएंगे? विल दे स्टे क्वाइट जो इनके मुल्क के निजाम के साथ? बिकॉज जैसे जैसे लोग 26वीं आईनी तरमीम पढ़ते जा रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा हो रहा है कि ये क्या हो गया इस मुल्क के साथ. लेकिन खैर एनीवे कुछ लोगों के लिए ये परफेक्टली काम कर रहा है. जस्टिस मंसूर अली शाह से काफी जातियात पे मबनी मसाइल जो हैं वो रियासत को पैदा हो गए थे. और आपने कल अगर जो काजी फाइज ईसा से और इस एस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत रखने वाले जजेस के ट्वीट्स कल आपने देखे हो, कल रात गए के अब्दुल कयूम सिद्दीकी वगैरह, स्मैश लिखा है. स्मैश का वर्ड यूज होता है
जो है वो सैयद मंसूर अली शाह के लिए यूज हो रहा था, उन्होंने स्मैश लिखा है कैप्स में, यानी उनको स्मैश कर दिया गया मंसूर अली शाह को. लेकिन अच्छा, जस्टिस याहिया आफरीदी की शोहरत क्या है, ये सारी बातें आगे भी की जा सकती हैं, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या वो इस ओहदे को एक्सेप्ट करेंगे. लेट्स सी क्या होता है. आगे बढ़ते हैं जी. शहबाज शरीफ कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी तरक्की खुशहाली और इस्तेकाम के लिए मौसर साबित होगी. चलें जी, गुड ऑन देम. लेट्स सी क्या होता है. 2.5 साल से हम यही बातें सुन रहे हैं, ये होगा तो इस्तेकाम आएगा, फलाना होगा तो इस्तेकाम आएगा. कल की एक और बड़ी खबर है, BNP का सेनेटर कासिम रोंजू, जिनको ऑफिशियल नाम है जिनका, BNP के 2 सेनेटर्स का मुस्ताफी होकर फिर सेनेटर बनने का ऐलान. तरमीम में वोट देने पर पाबंदी, सरबराह ने कासिम रोंजू और नसीमा को मुस्ताफी होने का कहा. बलूचिस्तान में 64 में से 44 सीटों वाली हुकूमत दोनों को फिर मुंतखब करा सकती है. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. फिर आपको अगर ये दोनों वापस आ गए तो फिर तो यार समझ जाएं कि गेम हुई क्या है. आगे बढ़ते हैं जी. मखसूस सीटें, 8 जजेस का फैसला. कल काजी फाइज ईसा साहब ने, काजी फाइज ईसा के अब 3 वर्किंग डेज जो है वो रह गए हैं और वो इस वक्त भरपूर मेहनत कर रहे हैं. वो चेंबर वर्क में चले गए 2 दिन के लिए. कल पहले दिन चेंबर वर्क में उन्होंने जो है अपना डिसेंटिंग नोट जो है 12 जुलाई के फैसले के हवाले से वो लिख दिया है. और वो डिसेंटिंग नोट एक कमाल डिसेंटिंग नोट उन्होंने लिखा है. यानी काजी फाइज ईसा की जिंदगी पे जब इंडिपेंडेंट किताब लिखी जाएगी तो उसके शुरू के पेजेस में उनके इस फैसले का जिक्र होगा. इस वजह से नहीं कि कोई बड़ा कोई शोरा आफाक या कोई लेजेंडरी फैसला दिया है, लेकिन वो जो उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस वगैरह हैं वो आप जरा देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या चीज है, और जो खबर है हमारे पास वो ये कि वादों की अदम तकमील, सी पैक, हीरा, गवादर पोर्ट और इकोनॉमिक जोन ताहाल चमक ना सके. 10 साल गुजरने के बाद भी गवादर बंदरगाह को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक किया जा सका, ना फ्री इकोनॉमिक जोन्स के लिए अराजी हवाले की जा सकी. IMF से मुआहदे की शर्त सीपैक के वादों से मुतसादिम है. ये बेसिकली शहबाज राना ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सीपैक को अब ना ही समझें. और आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. आईनी तरमीम से अवाम को कोई फायदा नहीं होगा, कानूनी माहिरीन का ये कहना है. मकसद जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस बनाने से रोकना था, तवील मुद्दत में नुकसान होगा. अच्छा जी. शाहिद खागान अब्बासी कहते हैं तरमीम और मंजूरी दोनों के तरीके पर एतराज है. वैसे यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, शाहिद खागान अब्बासी की बहन ने अगर दिया तो इस पे शाहिद खागान अब्बासी को क्यों जो है वो क्रिटिसिज्म का निशाना जो है बनाया जा रहा है. गंडापुर साहब फिर गरज रहे हैं और कहते हैं सीनियर जज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ना बना तो हुकूमती तख्ता उलट कर दम लेंगे. गंडापुर की बातें सुनकर तो वैसे हंसी आती है और हंसी ही आती है. वकला तंजीमों का क्या कहना है. आईनी तरमीम अदालती इख्तियारात सल्ब करने की कोशिश है. लाहौर हाईकोर्ट बार का इजलास. असद मंसूर का 24 घंटे में इंतजार पंजोता को रिहा करने का हुक्म. तरमीम से अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया. रबिया बाजवा का ये कहना है. कराची बार का ये कहना है भरपूर तहरीक चलाएंगे. अभी ले चलते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलो जी जल्दी से बात करते हैं खेलों के हवाले से. और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच जो है वो अब सिर्फ 1 दिन की दूरी पर जो है वो रह गया है. बट चलो ये अच्छी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि वीकेंड पे मैचेस देखने को मिल जाएंगे. अल्लाह करे वीकेंड पे मैच देखने के काबिल हो. लेकिन जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि पिंडी स्टेडियम में मुझे पता नहीं कितने लोगों के बैठने की जगह है, टिकट विकेट बिक रहे हैं. बिकॉज स्टेडियम की जो अभी मेरे पास तस्वीर आई है, शक्ल आई है, वो देख के तो लग रहा है कि स्टेडियम में काफी अभी भी काम होना है. पता नहीं लोगों को बैठना अलाउ होगा या नहीं. इज आर पीपल, आई थिंक दे सोल्ड द टिकट, PCB सोल्ड द टिकट फॉर दिस गेम. बाहर वो चेक कर लेते हैं. लेकिन जाना है यार जरूर. तो मौसम भी जरा थोड़ा सा अब आपको पता है मुनासिब हो गया है पिंडी इस्लामाबाद का. एंड देन सीरीज अच्छी होनी है, मैच अच्छा मजेदार होना है. और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि एक और ड्राई स्पिनिंग ट्रैक जो है वो प्रोड्यूस किया जाए फॉर दिस फाइनल टेस्ट मैच. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट नाउ. जबरदस्त. अगर ये हो गया ना तो फिर मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान यही फॉर्मूला और यही टेक्निक जो है ना वो अपना है यार. बस ठीक है, वो खत्म. रमीज राजा के उस दौर को अब खुदाफिज कहें कि हमें मरेल ट्रैक जो है बना. रमीज राजा ने तो आपको पता है कि ही हैज सिंपली पास्ड ऑन द बक टू बाबर आजम के बाबर ने इस तरह के ट्रैक्स जो है वो मांगे थे. बट जबरदस्त, ग्रेट. चले जी. पाकिस्तान की तैयारियां देखकर वायदा हुए इंग्लैंड ने भी जो है वो अपनी टीम में एक तब्दीली का इरादा जाहिर किया. सुनने में ये आ रहा है दैट कार्स जिन्होंने काफी तकलीफ पहुंचाई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को इस सीरीज में अभी तक, उनको शायद जो है वो ड्रॉप किया जाए. एटकिंसन जो है वो उनके मेन स्ट्राइक बॉलर होंगे और रेहान अहमद जो है वो टीम में नजर आ सकते हैं. तो शुएब होंगे, शुएब बशीर
एंड देन जैक लीश एंड ऑफ कोर्स रेहान अहमद. ये इनके 3 जो है स्पिनर्स होंगे जो कि पिंडी टेस्ट में नजर आ सकते हैं. पाकिस्तान की टीम में जो प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त यार वो ये आ रही है कि शायद आपको मीर हमजा का नाम आ रहा था कि शायद उनको जो है प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए, बट बदकिस्मती है बेचारे मीर हमजा की कि वो इंजर्ड हो गए हैं और वो स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली. मोहम्मद अली उनकी जगह जो है वो पाकिस्तानी उनकी जगह बना सकते हैं. लेट्स सी कि वो प्लेइंग 11 में भी शामिल होंगे या नहीं है. सऊद शकील का मीडिया से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जी मुल्तान की बनिस्बत रावलपिंडी की पिच से फास्ट बॉलर्स को भी फायदा मिल सकता है. ठीक हो गया जी. और आमिर जमाल को यानी अब एक पेसर की मदद जो है और हासिल, तो उसका मतलब ये कि जाहिद महमूद मोस्ट प्रोबेबली विल बी सिटिंग आउट. सो चलें जी, आज तस्वीर भी आई हुई है जी पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली, हीरो ऑफ मुल्तान, रंगना हीरो ऑफ पाकिस्तान. क्या बात है, वो जो है प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. इंग्लैंड की भी कल वीडियोस वगैरह और तस्वीरें आई थी कि वो भी जो है ड्राई सरफेस जो है उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, बट होना ऐसा ही चाहिए. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 से क्रिकेट को खारिज कर दिया गया. बहुत अफसोस की बात है. ग्लासगो में ये होना है और 23 जुलाई से 2 अगस्त तक शेड्यूल ये है. इस बार सिर्फ 10 खेल जो हैं वो शामिल होंगे. और क्रिकेट का खेल 2022 में विमेन T20 मुकाबलों की सूरत में आया था और इंतजामिया ने अब यह फैसला किया है कि इसको अब शामिल नहीं किया जाएगा. क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, शूटिंग, रेसलिंग वगैरह शेड्यूल से हटाने की कोई खास वजह नहीं बताई गई है, यानी हॉकी को भी जो है वो कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिया गया है. आगे बढ़ते हैं जी. ICC कुछ अच्छी सिफारिशात जो है वो करने वाली है और ये अच्छी बात है. ये मैं भी पढ़ रहा था थोड़ी सी, उनके एक ड्राफ्ट सामने आया है कि ICC जो है उसमें कहते ये हैं कि चैंपियनशिप यानी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें सिर्फ वही सीरीज शामिल हुआ करेंगी जिसमें 3 टेस्ट मैचेस हुआ करेंगे. टोटली एंडोर्स दिस यार. ज्यादा पिंक मैचेस के लिए सिफारिश की गई, यानी डे एंड नाइट टेस्ट मैचेस जो है वो करवाने का इनका इरादा ज्यादा है. इसके अलावा अगर वनडे इंटरनेशनल की बात की जाए तो आपको पता है कि जी वनडे इंटरनेशनल में अब दोनों एंड से जो है वो एक नई बॉल जो है वो इस्तेमाल की जाती है. तो डिफरेंट बॉल्स आर यूज्ड, जिसकी वजह से ज़ाहिर है आपको पता है कि बॉल का वेयर एंड टेयर ज्यादा नहीं होता. तो वो जो एक आर्ट था रिवर्स स्विंग का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो पाकिस्तान की शायद बहुत बड़ी वजह जो हमने 90s में और 2000 के आगाज में वी यूज्ड टू बी अ डिसेंट, we used to be a proper country, मेरा मतलब used to be a proper cricket team. उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि हमारे खिलाड़ी जो है ना, ODI टीम, सॉरी नॉट जस्ट क्रिकेट टीम, है ODI की बात कर रहा हूँ, हमारे खिलाड़ी जो है वो रिवर्स स्विंग जल्दी लेना शुरू कर दिया करते थे और आखिर में तो फिर वसीम भाई, विकी भाई, ये लोग तब शोएब अख्तर तबाही फेर दिया करते थे रिवर्स स्विंग की वजह से. लेकिन फिर जब से वो दोनों एंड से डिफरेंट बॉल्स यूज होना शुरू हुई तो फिर उसके बाद से आपको पता है कि वो जो रिवर्स स्विंग वाला जो अमल था उसको काफी नुकसान पहुंचा. और अब जो सिचुएशन है और जो सूरत हाल है वो ये है कि ICC ने डिसाइड ये किया है कि हर वनडे, ये इन्होंने प्रपोजल है, नॉट डिसाइड हुआ है, प्रपोजल है, लेट्स सी कि इसको इनकी जो क्रिकेट कमेटी है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी वो इसका अप्रूवल देती है नहीं, बट वो कहते हैं कि हर वनडे इनिंग के इब्तदाई 25 ओवर्स में 2 और बाकी 1 गेंद से खेलने की तजवीज. यानी 25 ओवर तक जो है वो दोनों एंड से अलग अलग बॉल्स, लेकिन फिर उसके बाद जो एक बॉल विल बी पिक्ड अप एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द इनिंग. सो जो मैक्सिमम एक बॉल जो है जो इस्तेमाल हुई होगी दैट वुड बी व्हाट 37-38 ओवर्स, अराउंड वन ऑफ दोस नंबर्स. सो नॉट बैड एक्चुअली. लेट्स सी क्या होता है. और क्या सीन है, दौरा श्रीलंका सीनियर न्यूजीलैंड टीम के, अच्छा नहीं सीनियर नहीं, कौन है, सेंटनर न्यूजीलैंड टीम के अबूरी कप्तान जो है वो मुकर्रर कर दिया गया. एनीवे यार, न्यूजीलैंड और इंडिया का टेस्ट मैच दूसरा जो है वो कल होने वाला है और पहले मैच में बड़ी नाकामी के बाद अब देखते हैं भारत किस तरह जो है वो इसमें रहता है सिलसिला. और ऋषभ पंत और शुभमन गिल जो है उनके भी दस्तयाब होने का जो है वो इम्कान है. कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया की यार, वाकई न्यूजीलैंड ने कमाल किया पहले मैच में, वैसे इनको 46 रन पे आउट करके यार. अच्छा जी, डेविड वार्नर का जो है वो बयान आया है और डेविड वार्नर जो है ना वो क्रिकेट को काफी मिस कर रहे हैं. अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बाकी क्रिकेट से भी जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था. लेकिन उन्होंने कहा कि माइट नाउ दैट पाकिस्तान इज कमिंग, माय फेवरेट बानीज, वो मैं इतने रन बनाता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ तो मुझे क्रिकेट में वापस आना है. तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, अगर सेलेक्टर समझते हैं, क्योंकि ही स्टिल प्लेइंग शेफील्ड शील्ड, सो अगर जो है वो समझते हैं इनके जो सेलेक्टर्स हैं कि डेव वार्नर कैन स्टिल कंट्रीब्यूट एंड नो डाउट ही कैन स्टिल कंट्रीब्यूट, स्पेशली व्हेन दे प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान. खैर पाकिस्तान के खिलाफ तो ये डेव वार्नर क्या, डेव वार्नर के भतीजे मैथ्यू वार्नर को भी खिला दें जो कि शायद 16-17 साल का बच्चा हो, वो भी रन कर लेगा पाकिस्तान का. तो ऑस्ट्रेलिया में ये हाल हमारा होता है. या अगर
क्रिकेटर या बॉलर हुआ तो फिर तो 5-6 विकेट तो एक मैच में वैसे ही निकाल लेगा वो. तो इसके लिए डेव वार्नर को आने की जरूरत नहीं है. ये ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसी काफी है हमारे लिए. बट खैर एनीवे, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के दरमियान मीरपुर टेस्ट मैच चल रहा है, जिसमें कल दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पे बांग्लादेश हैज अ लीड ऑफ 101 रन. अभी उनकी 7 विकेटें बची हैं. साउथ अफ्रीका अपनी पहली इनिंग्स में जो है वो 308 रन बनाकर ऑल आउट हुआ. और अभी भी बांग्लादेश बांग्लादेश को लीड नहीं, बांग्लादेश इज ट्रेलिंग बाय 101 रन. बांग्लादेश 101 रन से पीछे है. दे कैन स्टिल हैव एन इनिंग्स डिफीट बाय द वे. लेकिन देखते हैं किस तरह का जवाब जो है बांग्लादेश आज मीरपुर में देने में कामयाब होता है. इस वक्त उनके खिलाड़ी महमूदुल हसन जॉय एंड मुशफिक रहीम जो है वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और इन दोनों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई है जो कि 42 रन की है. और अभी भी there's a long way to go for बांग्लादेश. अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome my guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया and honestly speaking मैं जैसे ही ब्रेक पे गया I got bombarded by my friends जो फुटबॉल लविंग फ्रेंड्स है. भाई क्या हो गया, आर्सेनल जीत गया फिर भी तुम चैंपियंस लीग की खबरें नहीं सुनाने, वरना आर्सेनल जब हार जाता तो मैं आमतौर से खबरें गोल कर देता हूँ. तो नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं यार. मैंने कहा कि जरा वापस आगे, अच्छा भूल गया था मैं. चलें छोड़े, आगे बढ़ते हैं भाई. बिल्कुल चैंपियंस लीग एज आई ऑलवेज से यूरोप एलीट क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट, उसका मैच डे 2 जो है, जो एक रिवाइज फॉर्मेट के साथ जो ये होता है टूर्नामेंट, इसका मैच डे 3 आई एम सॉरी इट वाज देयर. और कल के अगर हम मैचेस पे नजर डालें, नेचुरली जो आर्सेनल ने कल मैच में कामयाबी हासिल की, उन्होंने शाख्तार डोनेत्स्क को जो है वो शिकस्त दी और एक ओन गोल की बदौलत 29 मिनट में शाख्तार डोनेत्स्क के रिजनाइक ने जो है वो ओन गोल स्कोर किया, जिसकी वजह से आर्सेनल जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हुआ. एंड आई थिंक आई डिड नॉट वॉच द मैच. मैं फाइनली देखूंगा आर्सेनल का, जिसके साथ भी होगा. खैर एनीवे बट नहीं उससे पहले फॉलो करेंगे अभी असल में जरा वीकडेज वाले मैचेस फॉलो करना जरा मुश्किल हो ही जाता है. लेकिन बट बहरहाल चले जी, आर्सेनल अभी 2 मैचेस जीता है और 3 मैचेस खेले हैं. दे हैव ड्रॉन 1 एंड दे हैव won 2 गेम्स. लेकिन कल का जो मैच ऑफ द नाइट हुआ है, दैट वाज बिटवीन बोरुसिया डॉर्टमुंड एंड रियल मैड्रिड. सीन कुछ इस तरह हुआ दैट पहले हाफ के इख्तिताम पे बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन उसके बाद क्या रिमार्केबल कमबैक किया है रियल मैड्रिड ने. 5 गोल उन्होंने जो है वो मारे, वाओ, जिसमें विनीसियस जूनियर की जो है वो एक हैट्रिक भी शामिल है. That is amazing. What a win for United. For United. Real Madrid. United कहाँ से आ गया? वो थोड़ी खेलते हैं चैंपियंस लीग, तो बड़ी टीमें खेलती हैं यार. क्या हो गया जहन में? एस्टन विला 1-2 अगेंस्ट बोलोनिया. एंड और कौन सी बड़ी खबर है, और कौन सी टीम है? चलें जी, PSV आइंडहोवन 2-1 ये गोल मैच जो है ये बराबर हुआ. अब जरा बात कर लेते हैं आज के मैचेस के हवाले से. तो आज रात मैनचेस्टर सिटी is hosting Sparta Prague और इसके अलावा लिवरपूल is traveling to Leipzig against RB Leipzig और चेल्सी जो है वो तो कल खेलेगा. खैर चेल्सी कॉन्फ्रेंस लीग खेलता है, क्या हो गया. ठीक है, मैं तो चैंपियंस लीग के मैचेस की बात कर रहा हूँ. अभी बार्सिलोना, वाओ, दिस इज द गेम. Barcelona will be hosting Bayern Munich tonight, so that would be another good game today. So चलें जी, congratulations if your team won yesterday night. I accept your congratulations regarding Arsenal too. So yeah, यार वैसे एस्टन विला सही जा रहा है. 3 मैचेस खेले हैं और तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल की. वैसे ये बात माननी पड़ेगी, उनाई एमरी ने आके इस टीम की जो किस्मत है, थोड़े भाग जो है वो जाग गए इनके यार. So well done to them. जबरदस्त. चले जाके बढ़ते हैं जल्दी से. आप लोगों के कुछ पैगामात पे जो है वो इस वक्त नजर डालते हैं. Remember you guys can text me #sunrise with Adil जो कि हमारे शो का नाम है. उस पे आप हमें जो है वो मैसेजेस भेज सकते हैं. अब जरा और आप लोग के मैसेज देख लें जी. हमारे दोस्त अकबर मंजूर साहब की ये एक खूबसूरत सी तस्वीर मुझे इस वक्त सामने नजर आ रही है. बहरिया टाउन कराची से उन्होंने ये तस्वीर भेजी है और कहते हैं कि जी अच्छी खूबसूरत सुबह है आज की. ये बहुत अच्छी बात है यार. क्या हो गया, क्यों रुक गया मोबाइल इंटरनेट? चल जाओ यार, एक और मैसेज शामिल करना. चलो जब तक मोबाइल इंटरनेट, पता नहीं क्या मसला हो गया. हमारे दोस्त रजी साहब हैं, जो कि रजी साहब जो है वो हमारी जो सनराइजर्स क्रिकेट टीम है
उसके माशाल्लाह वो विकेट कीपर हैं और उन्होंने एक मैसेज किया बड़ा जबरदस्त रात में. हम बात कर रहे थे कल प्राइज जीतने के, कभी लकी ड्रॉ में आप जीते हैं. तो जनाब रजी साहब का ये कहना है कि उनका खानदान उनको लकी रजी कहता है क्योंकि ही हैज वन ओवर 500 प्राइजेस थ्रू लकी ड्रॉ एंड गिफ्ट हैम्पर्स. 500 इनामात ये जीत चुके हैं. वाओ. जिसमें दुबई की 2 रिटर्न टिकट, मोटरसाइकिल, कलर टीवी, एलईडी, कैसेट प्लेयर, जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, टम्बोला, डोचे बैंक नहीं जीता उन्होंने, डोचे बैंक का टम्बोला हुआ था उसमें फंक्शन में. प्ले स्टेशन 2 दफा. वाओ. गोल्ड कॉइन फ्रॉम मैकलीन टूथपेस्ट, एडमिरल शेविंग क्रीम टी शर्ट, कोका कोला टी शर्ट, जियोमेट्री बॉक्स, सर्फ एक्सेल कलर पेंसिल बॉक्स along with bags, Visa card bags, Milo cricket bat, Colgate cricket bat, and many more. Wow, man, Razi, you are lucky, man. You are lucky. क्या बात है यार, जबरदस्त. रियान अलवी कहते हैं विनीसियस जूनियर का दूसरा गोल चेक करें. मैं चेक कर लूंगा ब्रो, आपने कहा है मैं जरूर चेक करता हूँ. मैंने ऑनेस्टली अब कल जल्दी सो गया था यार, बहुत सीरियसली. मैं जिस वक्त सो रहा था उस वक्त आर्सेनल की टीम भी मैंने देख ली थी और अंदाजा हो गया था कि मैच जो है ना वो शुरू होने वाला है. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है और मैसेजेस में नजर डालते हैं. और जी बिल्कुल, इसके अलावा मोहम्मद जिया उल इस्लाम साहब, एनी आइडिया व्हाट एमा शहजाद इज डूइंग नाउअडेज, योर फेवरेट क्रिकेटर? जी हाँ, जिया उर रहमान साहब. अब देखें जिया साहब का नाम भी अच्छा खासा था, जिया ZIA, उन्होंने लिख दिया XIA. अब मैं इसको क्या पढ़ूं, एक्सिया पढ़ूं, क्या पढ़ूं? लाइक अजीब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया यार नामों के साथ. Ahmed Shahzad is busy with his YouTube channel these days यार. ठीक है, he's a full time cricket पंडित now. Trouble, अच्छा चलें जी, Trouble being punctual हो चुका. बासित यूनुस साहब वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी लीफ आर्ट गैलरी का मैसेज आया है. रंगों की दुनिया से आप सबको सलाम. वालेकुम अस्सलाम. भाई बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है आपने, हैप्पी लीफ. एंड पुरानी हुकूमत और न्यू चीफ जस्टिस का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा इस बार? आदा नहीं यार, क्या बोले भाई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं द आइडिया इज टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल. भाई वाह, क्या बात की है. एशली मोंटागू ने ये बात बोली है. द आइडिया इज टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल. दैट मीन्स स्टे यंग एट हार्ट गाइज. एज इज जस्ट अ नंबर. ऑलराइट. सलाम, आई एम योर साइलेंट लिसनर फॉर द पास्ट 17 years. जियाउर रहमान, क्या बात है यार. शनीला कहती हैं, ओहो शनीला, अब मुझे आप बताएं मैं क्या. देखें ये जब तक आप इसकी डिटेल मुझे नहीं बताएंगी अपने मसले की तो फिर मैं कैसे. और प्लीज पब्लिक में मत बताइएगा. यू कैन इनबॉक्स मी एंड देन वी कैन टॉक अबाउट दैट. ऑलराइट, देन वी हैव गॉट हार्ड टू ब्रीथ इन लाहौर, एयर क्वालिटी इज वेरी पुअर. या अल्लाह रहम. लाहौर का तो यही सीजन है, क्या करें, अब हो गया सीजन खराब. ये तो अब 1.5 महीना आप बर्दाश्त करें, 1.5-2 महीने इसको. और देन वी हैव गॉट थैंक यू शिराज फॉर ऑल योर गुड विशेस फॉर माय डे. And there are estimated 25 to 35 dialects of Punjabi language. अतीक अहमद साहब का ये कहना है. I'm pretty sure. रुमाना कहती है yes I have traveled and the internet has to be purchased. फिर हम यूज नहीं कर रहे हैं इंटरनेट, अब नहीं यूज करेंगे. फिर हम अगर एयरलाइन के सफर में इंटरनेट का पैकेज खरीदना है तो फिर इंटरनेट बहुत बुरी चीज है, इससे बच के रहा करें आप लोग. ये डिस्ट्रैक्शन कॉज करती है. देखिए आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है. अच्छा जी, टुडे इज माय सन राहिम्स बर्थडे. बाय राहिम वुड बी एट स्कूल बाय नाउ. आई मिस दिस मैसेज, आई एम वेरी सॉरी. महबूब कहते हैं आई लिसन टू योर शो एवरी मॉर्निंग, आई लव योर शो. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द ड्राई पिच ऑफ रावलपिंडी? माय थॉट्स आर, मेरे बड़े नेक ख्यालात हैं महबूब भाई इस बारे में. महबूब साहब, और महबूब साहब पाकिस्तान को ऐसे ही ट्रैक्स बनाने चाहिए. खत्म हो गई बात यार, खत्म बात. हमारी स्ट्रेंथ यही है, स्पिन बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है और इसी पे हम मेहनत करें. ओके जी, और क्या सीन है. जजों के इख्तियारात तरमीम पर इमरान अहमद खान न्याजी का 14 साल पहले का मौक़िफ़ जो कहता आ रहा है वही हुआ. जो कहता है वो सब वैसे ही हो रहा है और हो रहा है पाकिस्तानियों. चलें ओके जी. महमूद नारा साहब आपने जो है ना ये मैसेज किया है. सो बिल्कुल, कल मैं एक तकरीब में, कल मैं रोटरी क्लब के एक चैप्टर में उन्होंने दे वर काइंड इनफ टू इनवाइट मी एज अ गेस्ट स्पीकर यस्टरडे. और वहाँ पे भी ना चाहते हुए जो है ना पॉलिटिक्स पे बात हो गई थी. एंड वाकई लोगों की ना सिर्फ इस वक्त जो एपैथी है, मैं बार बार यही वाला वर्ड यूज करता हूँ, यानी कि सब को ये है कि यार इस मुल्क के साथ ये है, फलाना है, वो है, लेकिन कोई खुद एक्शन लेने या कुछ तैयार नहीं है. तो हम जरा थोड़े से ना डरपोक किस्म के लोग हैं. तो जब तक डरपोक हैं तो फिर तो ऐसा ही होगा आपके साथ. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो थैंक्स अ लॉट फॉर सच काइंड वर्ड्स एंड विशिंग मी हैप्पी बर्थडे. यू आर मोस्ट वेलकम भाई साहब. खुश रहिए, खुश रहिए. रजी भाई फाद मुस्तफा के प्रोग्राम में ही रहते हैं क्या यार? इनके तो आप अगर देखें तो मैकलीन टूथपेस्ट का मतलब ये है कि ये 1990s की बात हो रही है. फाद मुस्तफा तो खुद उस वक्त बच्चे से होंगे.
सो ये है सिलसिला. अ टर्किश प्रोवर्ब जो है वो फैज़ सकीन ने शेयर किया है. When a clown moves into a palace, he doesn't become a king. The palace becomes a circus. इसका ज़ाहिर पाकिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है. अच्छा जी, इसके अलावा और कोई शाहरुख असद कहते हैं कब से जावेद क्या कब और आकिब जावेद जैसे एवरेज क्रिकेटिंग सेंस इंसान को पता है स्पिन ट्रैक बनाते हैं, तो इतने एक्सपीरियंस जो पहले गुजरे हैं उनको ये ख्याल क्यों ना आया. ये अच्छा पॉइंट है, इस पर बात की जा सकती है. अच्छा जी, इसके अलावा फैजुल हसन साहब ने, ये तो यार सीन काफी बैड हो गया. ठोकर नियाज बेग का जो इस वक्त AQI है दैट्स 515. भाई अपना ख्याल करें, मास्क वास्क पहन के निकले. लाहौर वाले अपने मास्क निकालिए और उसको जो है ना वो पहन के आप निकले. अच्छा जी, इसके अलावा अमर खान भी जो है वो फिल्म याद कर रहे हैं गोलमाल. अच्छा भाई मैं बताता चलूं यार किस किस्म के आप लोगों की क्या सोच है आप लोगों की. ओ भाई मैं वो कोई गोलमाल जो एक छिछोरी सी फिल्म थी सन 2005-6 में मेरे ख्याल से आई थी, उसकी बात नहीं कर रहा यार. गोलमाल फन अनलिमिटेड नाम उसका ये नाम था ना पूरा. आई एम टॉकिंग अबाउट गोलमाल. मैं तो ईयर ऑफ रिलीज ही बताया, आई थिंक 1979 या 1978 ईयर ऑफ रिलीज है गोलमाल. अमोल पालकर, उत्पल दत्त, ऋषिकेश मुखर्जी, RD बर्मन. ये कहां से 2005 में एक छिछोरी फिल्म बना सकते हैं लोग मिलके यार. एमर कहते हैं वो इंटरव्यू भी कमाल था. ब्लैक पर्ल इतना छोटा कुर्ता. उत्पल दत्त सिग्नेचर स्टाइल. आई हैव यू वॉच जाने भी दो यारो. ऑफ कोर्स यार, जाने भी दो यारो भी देखिए, वो भी कमाल फिल्म है यार, जबरदस्त. गंडापुर PTI के राना सनाउल्ला है. फैसल कुरैशी. ओके अच्छा जी, हार्ड टू ब्रीव इन लाहौर एयर क्वालिटी. अल्लाह खैर करे भाई, लाहौर वालों अपना ख्याल कीजिए. आप लोग खुद समझदार लोग हैं, मुझे बताने की ज़ाहिर जरूरत नहीं है. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई थिंक यस things have just got वो मैं कह रहा हूँ ना सालाना इवेंट अब लाहौर में ये होता है. things have got a bit difficult. अब 2 महीने है ये गुजारा है जो है सिलसिला. अपना ख्याल कीजिए, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कीजिए जो कि आपके गले को साफ सुथरा रख सकें, और मास्क पहनकर जो है वो बाहर निकलिए. That was from the movie खुदा के लिए, और कमाल मूवी और उसके बड़े ही जबरदस्त से गाने. This was one of those songs and all. चलें जी आगे बढ़ते हैं. एक मैसेज आया मेरे पास during this break. अदील भाई, why stock market crash trending today in Pakistani stock market? So it has got nothing to do with our stock, नहीं with पाकिस्तानी ट्विटर पे ये क्यों आखिर जो है वो स्टॉक मार्केट क्रैश जो है वो ट्रेंड कर रहा है. सो इसके पीछे पाकिस्तान के ताल्लुक नहीं है. ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो ये बता रहे हैं दैट इफ कमला हैरिस इज इलेक्टेड there is gonna be a stock market crash like the never you've seen before. इस तरह की वो बातें डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो करते रहते हैं इसकी वजह से. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा. खैर एनीवे ये फजूल सी बातें. डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले भी यही बात बोली थी. हमने ये देखा है कि अमेरिका की जो S&P 500 इंडेक्स वगैरह अगर आप पिछले 4 साल में देख लें, आई मीन दे आर ऑल जो अमेरिका के जितने बड़े बड़े इंडिसेस आप उठा के देख लें, वो सारे के सारे अपने इस वक्त जो है ना वो बेहतरीन किस्म की इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं, अपने हिस्टोरिकल हाई वगैरह पे पहुंचे हुए हैं. ऑल सो या बाय द वे टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल हाई, कल तो हमारा KSE 100 इंडेक्स जो है वो भी माशाल्लाह हिस्टोरिकल हाई पे जाके जो है वो क्लोज हुआ. सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इन्वेस्टर्स. बट जरा एहतियात रखें और बस ख्याल रख के रहा करें. स्टॉक मार्केट के लिए दुआ करते रहा करें आप लोग, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली हमारे पड़ोस में भी भारत का आपको पता होगा कि उनकी जो स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत जबरदस्त उसने जो है वो जंपे मारी हैं. स्पेशली पिछले 1 साल में तो इंडियन स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ है दैट हैज बीन स्पेक्टेक्युलर टू से द लीस्ट. इवन दो हमारी अगर आप स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखें पिछले 1 साल में, वो एक्चुअली इंडियन स्टॉक मार्केट से जो है वो काफी बेहतर है. और इंडिया जो अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो उसने तकरीबन कोई 85,600-700 उसका जो है ना वो हाई टच किया था. उसके बाद से उनकी मार्केट में काफी कमी जो है वो देखने में आई है. ये अक्टूबर उनके लिए खास तौर से काफी परेशान कुन जो है वो साबित हुआ है. एंड आई थिंक कल मार्केट में भी इनकी तकरीबन कोई 1000 पॉइंट की जो है वो कमी हुई है, तो 80,000 पॉइंट के करीब जो है वो उनकी मार्केट. सो दे आर जस्ट स्लाइटली डाउन फ्रॉम द पीक दैट दे रीच्ड. और मार्केट में इस तरह की कनेक्शंस वक्त के साथ जो है वो आती रहनी चाहिए. लेकिन इंडिया की स्टॉक मार्केट बाय द वे खैर वो बात से बात निकल जाएगी. जो ज्यादा उसमें परेशान कुन सूरत हाल है वो उनकी कुछ मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिन्होंने स्पेक्टेक्युलर रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 साल में. यानी कंपनी की
औकात कुछ भी नहीं है उसकी, कोई ना कोई खास प्रॉफिटेबिलिटी है ना कोई अच्छा बिजनेस मॉडल है, बट एक भेड़ चाल चल रही है, एक सट्टा चल रहा था और कई 100% लोगों ने जो है वो इसमें रिटर्न्स जो है कमाए. तो अभी लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स जो इंडिया का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, दैट इज गोइंग थ्रू अ सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन फेज. और इसके बारे में इनकी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया सेबी है, उनकी हेड ने भी जो है वो काफी अर्से पहले ये वार्निंग जो है वो दी थी और चेतावनी दी थी उन्होंने कि भाई ये बहुत इस पे पैसा आ रहा है और इस पे लोगों को एहतियात करने की जरूरत है, इन्वेस्टर्स को कभी भी इसमें जो है वो गिरावट आ सकती है. तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद अमल जो है वो शुरू हो चुका है. वी डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ये इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है. बाय द वे जो स्टॉक मार्केट क्रैश का हमसे जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. नुमान यूसुफ साहब कहते हैं लास्ट वीकेंड आई विजिटेड लाहौर फॉर अ व्हाइल एंड दो स्मॉग हैडंट टेकन ओवर इन लाहौर बट स्टिल माय लंग यूज्ड टू कराची's relatively cleaner sea breeze could feel the sting outdoor. अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह ताला खैर करें सबको. इसके अलावा अच्छा जी, आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ ऑल द प्राइजेस रजी द विकेट कीपर हैज वन. टुमारो ही विल गेट अ गिफ्ट फ्रॉम FBR. अच्छा जी, रजी भाई को अपना दोस्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शोएब चौधरी साहब पूछ रहे हैं. रजी साहब से कुछ नहीं, मैं आपको रजी का नंबर दे दूंगा, आप उनको अपना दोस्त बनाइए. बल्कि पिंडी इस्लामाबाद आए तो उनको आप मेजबानी भी आप उनकी कीजिए. हो सकता है कि अपने वो भाग्यवान, अपना जो भाग्यवान उनका वजूद है जब आपके घर में आएगा तो आपका घर माशाल्लाह और भाग्यवान हो जाएगा. सो लकी इज नोन लकी फॉर दिस रीजन. ऑलराइट, सो लकी पे काफी मैसेजेस आए हैं भाई. सुमेरा भी कहती हैं वाओ लकी मैन, क्या बात है. सुमेरा कहती है आई स्टार्टेड लिसनिंग योर प्रोग्राम जस्ट फ्यू इयर्स बैक एंड कांट रेजिस्ट टू पार्टिसिपेट. हाउ कम पीपल बिकम साइलेंट लिसनर फॉर 17 years? नहीं यार, नहीं करते, बाज लोग नहीं करते पार्टिसिपेट. और कल मैं रोटरी क्लब के इवेंट में जहाँ एज अ स्पीकर में था, वहां पे आई मेट समवन, सीनियर बैंकर, एंड ही सेड ब्रो आई हैव बीन लिसनिंग टू योर शो फॉर God knows how many years, but I never participated. So कुछ लोगों की नेचर नहीं होती पार्टिसिपेट करने वाली. I mean, I've been an avid radio listener for such a long time. लेकिन मैंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में अपने प्री रेडियो टाइम से पहले शायद कोई एक चैनल पे मैंने सिर्फ कॉल की थी, डीनो के प्रोग्राम में. हाँ, एक वो आया था, बैंड आया था, उनसे मैंने सवाल पूछने के लिए कॉल की थी. वो लग भी गई थी कॉल यार. जबरदस्त. ओके, हेलो माय सिस्टर आमना एंड फातिमा आर गोइंग टू स्कूल ट्रिप. अच्छा, ये जो मैंने मैसेज शामिल कर लिया था. ओके, जरीन अवान जो है वो इस वक्त शॉन्टर में मौजूद हैं, शॉन्टर वैली. यहाँ बारिश हो रही है, क्या बात है यार. गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा खूबसूरत एरिया और जबरदस्त. इट्स रेनिंग अप हियर करंटली नॉर्थ. डेंजर हैंगा का मैसेज आया है, क्या नाम है यार आपका. सो दैट इज सो कूल एंड जबरदस्त. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और वापस आके जरा कुछ सियासत वैसत पे बात कर लें थोड़ी सी. क्या ख्याल है? मिलते हैं आपसे उसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं. पहले एक तस्दीक करता चलूं, अपनी करेक्शन का चलूं. शॉन्टर वैली इज इन आजाद कश्मीर. सॉरी गाइस, सॉरी, माय अपॉलॉजीज. आई सेड गिलगित बल्तिस्तान. अब मुझ जैसे काहिल इंसान ने जिसने आज तक गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पे कदम नहीं रखा हो, उसको फिर जोग्राफिया कैसे पता होगा. बट खैर, इसका फिर आइडिया में कदम तो मैंने और बहुत सही जगहों पे नहीं रखा, लेकिन जोग्राफिया मुझे फिर भी उनका पता है. लेकिन फिर भी चलें जी. थैंक यू फॉर द करेक्शन. पाकिस्तान ट्रेवलर्स क्लब, नहीं पूरा नाम पढ़ दो ना, पाकिस्तान ट्रेवलर्स क्लब एंड सुल्तान्स. वो क्या बात है यार. उमर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर द करेक्शन. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? हाँ भाई, जरा से बात कर लेते हैं. देखें यार, कल चीफ जस्टिस साहब भी जो है, अच्छा जो 8 फरवरी को जो पाकिस्तान के साथ जो कहानी शुरू हुई थी, इलेक्शंस हुए, फिर उसके रिजल्ट्स कैसे आए, फिर सब कुछ हुआ, ये सारी चीजें, बीच में मुकदमात आते रहे. इस पूरी कहानी में जो पाकिस्तान की रियासत है उसको सिर्फ 2 मकाम पे प्रॉब्लम्स जो है उन्होंने फेस की. मतलब मैं कहूँगा 3 मकाम पे उन्होंने जो है ना प्रॉब्लम फेस की. और जिसमें सबसे पहले जो है वो चट्टा साहब का सामने आ जाना, लियाकत चट्टा का. दैट वाज अ सरप्राइज. दे वर नॉट एंटिसिपेटिंग दैट. कंट्रोल कर लिया. मैं ख्याल चट्टा साहब अब तक गायब हैं, फरवरी से लेकर अब तक कहाँ हैं कोई किसी को कुछ नहीं पता. वल्लाह आलम, हो सकता है बाहर हो, ग्रीनलैंड में हो, नेदरलैंड्स में, कहीं पे भी हो सकते हैं. फिर उसके बाद जो 6 जजेस ने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये एक बड़ा हुकूमत के लिए सरप्राइज था. समहाउ थैंक्स टू काजी फैजी साहब, वो दे हैव बीन एबल टू पुट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन दैट फायर एक्सटिंग्विशर्स. उन्होंने वो आग जो है बुझा दी है. कोई उसकी बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा. मैं अभी
मैं अभी एक इंटरनेट फोरम पे, एक डिजिटल फोरम पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था जस्टिस अनवर ज़हील जमाली साहब का, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि उन्हें काजी फैज़ ईसा से बहुत ज्यादा मायूसी हुई कि उन्होंने इतना बड़ा जो खत था जो कि लिखा गया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की जानिब से, उस पर कोई एक्शन उन्होंने जो है कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया. तीसरा जो उनके लिए मामला आया था वो ये आया था कि 12 जुलाई का जो फैसला आया था जिसने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैंड ओवर कर दी थी. ये 3 मामलात ऐसे हुए कि जिसको आप कह सकते हैं मोटे मोटे मामलात, और भी बीच में हो सकते हैं, लेकिन दीज वर द 3 मेजर सरप्राइजेस जो कि रियासत ने फेस किए थे आफ्टर दी 8 फरवरी का इटसेल्फ इलेक्शन का रिजल्ट जो है. बिकॉज देखिए उनके पास तो 9:30 10 बजे 11 बजे रिजल्ट सामने आ गए थे एंड वी ऑल नो व्हाट द रिजल्ट्स वर. सो पोस्ट दैट इलेक्शन ये 3 बड़े सरप्राइजेस थे और आपको वाकई दाद देनी पड़ेगी, अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इन तमाम जो है वो मामलात को, इन तमाम मैटर्स को बहुत ही अहसन तरीके के साथ जो है वो रियासत ने इस वक्त जो है वो नींद सुला दिया या उसको दफना दिया है. उसमें जाहिर है एक चीज जो अभी एक एलिमेंट है क्वेश्चन वाला, वो ये है कि क्या जस्टिस याया आफरीदी साहब जो है वो इस ऑर्डर को कबूल कर लेंगे या इस अपने नॉमिनेशन को कबूल कर लेंगे. मैंने आपको ये बताया था, कल ये बात बताई थी कि 26वें आईनी तरमीम में ये बात है कि अगर वो जज अपने ओहदा कबूल नहीं करता तो जो बाकी मानदा 2 जजेस रह जाते हैं उनमें से किसी एक को जो है ये ऑफर किया जाएगा और नेचुरली वो जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे जिनको ये ऑफर किया सकता है. लेकिन क्या अब नौबत वहां तक पहुंचेगी? और ये भी याद रहे कि पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के में, अब पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में, बिकॉज याद रहे ये जो आईनी बेंचेस बनाए गए हैं, ये आईनी बेंचेस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये हाई कोर्ट में भी है. नाउ मेरा भी थोड़ा बहुत पिछले कोई 3-4 साल में कोर्ट कचहरी का सिलसिला पड़ा, वरना अल्लाह ने हमें इन चीजों से बहुत दूर रखा हुआ था. तो मुझे अंदाजा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन क्या होती है और मुझे अंदाजा ये हुआ, फिर हमारे एक वकील साहब हैं जिन्होंने एक बार समझाया भी था ये कि देखो जो भी आइन ने आपको हुकूक दिए हुए हैं, मसलन किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलता या आपकी जमीन पे या प्लॉट पे कब्जा हो जाता है, सो आपका आइन जो है वो पाकिस्तानियों को ये हक देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है और उसको मुकम्मल पोजेशन में अपने रख सकता है. और अगर आपके इस हक को वायलेट किया जाए तो आप जाके किसी भी कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, इसको सीपी कहा जाता है, वो आप जो है वो फाइल कर सकते हैं. सो पाकिस्तान के ज्यादातर केसेस जो हैं वो आपके किसी ना किसी, जैसे मुझे उठा लिया जाता है, ठीक है जी, मुझे गायब कर दिया जाता है, सो हेबियस कॉर्पस गालबन जिसको बोला जाता है, मेरी फैमिली जाके या कोई हमारे दोस्त अहबाब जाके जो पिटिशन फाइल करेंगे कि अदील अजहर को बरामद कराया जाए, वो मेरा आर्टिकल 9 में जो मुझे फंडामेंटल फ्रीडम टू स्पीच एंड राइट टू लिव दिया गया है वो उसके हवाले से बात करेंगे. अब जो हमने एक पैरेलल जुडिशल निजाम, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात का खड़ा कर दिया है. अब आपकी अदालतों में रोजाना ये फड्डे हो रहे होंगे कि ये केस जो है ये क्या आईनी बेंच का है या ये केस जो है वो गैर आईनी बेंच का है. अब मैं क्या बोलूं उस गैर आईनी बेंच को, या मेरा मतलब है जो नॉन आईनी बेंच होगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी, उसको क्या बोला जाएगा मुझे नहीं पता. तो मैं देखिए, तभी मैंने कल रात में भी एक बात ये कहीं बोल रहा था किसी डिजिटल फोरम पे, और मैं वहां पे यही बात बोल रहा था कि भाई ये मामलात अभी जैसे जैसे रोल आउट होंगे ना, अभी तो हमने कर दिया इस काम को ना कि भाई जल्दी जल्दी कर लो इस काम को यार, फिर हम देखते हैं क्या होगा, आगे देखते हैं. क्योंकि आइन में सुनने में आ रहा है कि जी वो 27वीं 28, अब तो देखिए रियासत इतनी बोल्ड हो चुकी है कि वो चाहें तो 40वीं आईनी तरमीम, वो चाहें तो अब ये आईनी तरमीम करके अगले 10 साल हुकूमत इनको दे दें, बिकॉज इतना अब वो बोल्डन हो चुके हैं. और उनके बोल्ड होने की ज़ाहिर वजह यही है कि उन्होंने करके देख लिया, उन्होंने कहा अवाम को तो कुछ नहीं होने वाला, अवाम सुन है बिल्कुल, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सब एक दूसरे को आउटसोर्स करके एक दूसरे को देख रहे हैं, तू निकलेगा तू निकलेगा तू निकलेगा, कोई निकल कोई भी नहीं रहा है. ठीक है जी, मीडिया बिल्कुल आपने फ्लैटन कर दिया है. मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ, सो कॉल्ड मार्शल लॉ के दौर में भी आपको पता है कि जियो न्यूज किस्म के पूरा का पूरा मीडिया उनके खिलाफ हो गया था, 2-3 चैनल्स के अलावा. सो वो न्यूज 1 किस्म के चैनल्स हुआ करते थे, इफ यू रिमेंबर, जो थोड़ा बहुत उनके फेवर में बात किया करते थे, वरना पूरा का पूरा मीडिया उनके खिलाफ हो गया था. एवरीथिंग वाज देयर. इस वक्त कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब कुछ लॉयर्स को सोसाइटीज में जगह दे दी गई है, हाउसिंग सोसाइटीज में, वो भी चिल हो गए हैं. तो इस वक्त रियासत की जो जो मसाइल थे, जो जो इशूज थे, उन्होंने उनको बड़ी एहसन और कामयाबी के साथ जो है ना खत्म कर लिया. बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी अगर आप देख लें तो उसमें जो जो जजेस अब इसमें आ गए हैं, आप देख लीजिए, इस पे भी मुकम्मल इनका जो है वो इख्तियार हो गया है. फिर अब जो चीज रह गई, और मेरे जहन में क्या चीज आ रही थी, हाई कोर्ट के जजेस.
आपको पता है कि उनकी इवैल्यूएशन का एक निज़ाम बनाया गया है 26वीं आईनी तरमीम में, और उनकी इवैल्यूएशन का जो निज़ाम बनाया गया है वो ये निज़ाम बनाया गया है कि जी उनकी फैसलों की नौयत को देख कर जो है वो पॉलिटिकल लीडरान जो है वो डिसाइड करेंगे कि इनको जज बरकरार रखना है या इनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज के इनको फारिग कर दिया जाए. इसमें आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बड़ी तादाद में फिर फारिग हो जाएगी. तो फिर क्या सरकार के खिलाफ कोई जो केसेस आएंगे और मुकदमे आएंगे उस पे जजेस क्या फैसले दे रहे होंगे. सो ये पाकिस्तान की इस वक्त जुडिशरी को जिस लेवल पे या जिस नहज पे ला दिया गया है, लिटरली मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का जुडिशल निजाम जो है उस पे इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल जो है वो इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो हो चुका है. और ज़ाहिर है ये हमारे हाथ तो नहीं लगेंगे, लेकिन कभी भी ये मुस्तफ़ा कमाल वगैरह या ये MQM वाले, कल मैं देख रहा था सबीन बाजी सोशल मीडिया देखती हैं MQM का, वो प्राउडली सपोर्टिंग 26th अमेंडमेंट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाक. कभी मुझे मिली तो उनसे मैंने नीचे सवाल भी लिखा, मैंने कहा बाजी आपने ये पढ़ा भी है 26 में, मुझे पता है उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कभी मिली तो ज़ाहिर है उनसे हम जरूर पूछेंगे ये सवाल कि भाई ये आपने ये क्या साइन किया है. यानी अब तो मैं अगर सरकार के खिलाफ फर्ज करें कि मेरी जमीन पे कब्जा हो जाता है, गवर्नमेंट आके मेरे घर को जो है वो आके गिरा देती है इलीगल तरीके से, और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करता हूं, तो वो जो जज है हाई कोर्ट का जज वो सरकार के खिलाफ फैसला नहीं देगा, बिकॉज उसको पता है कि मैंने सरकार के खिलाफ फैसला दे दिया तो मेरी इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो खराब हो जाएगी और वो फिर इस केस को जो है ना वो ड्रैग करता रहेगा. सो ये किस तरफ किस नहज पे मामलात आ गए. देखिए इसमें सिर्फ एक इस वक्त जो है ना वो जो एक चीज रह जाती है कि आज ये क्या करेंगे, याह्या आफरीदी साहब क्या करेंगे. याह्या आफरीदी साहब की जो शोहरत है वो एक इंतहाई न्यूट्रल जज की है. यानी ऐसे मामलों में भी वो न्यूट्रलिटी इख्तियार कर लेते हैं जहां पे न्यूट्रल होना बनता नहीं है. इनकी हमेशा कहा जाता है कि अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद हर फैसले में जरूर बनाते हैं. अगर आपको याद हो तो मिलिट्री अदालतों वाले केस में भी इन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया था. एक दो और बड़े बड़े केसेस में इन्होंने अपने को रिक्यूज कर लिया था. बल्कि इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इनको जब कमेटी में डालने की बात की गई थी उन्होंने उससे भी अपने आप को रिक्यूज कर लिया था कि यार इसको अभी मैं इसका हिस्सा जो है वो नहीं बनना चाहता. अब इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया. ज़ाहिर है आई एम श्योर कुछ ना कुछ ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम के साथ गठजोड़ होता है, क्या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हुई होंगी जिसकी बुनियाद पे इनको जो है वो जज बनाया गया है. सो मेरी आवाज में आपको इस वक्त जो है ना वो शायद खनक और वो एक्साइटमेंट सुनाई नहीं दी जा रही होगी टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोरसी कि यार इसमें जो है ना वो ये आखिर होगा क्या इस चीज के हवाले से. वेयर आर वी हेडिंग टू, हम ये किस तरफ जो है ये जा रहे हैं, और ये व्हाट इज गोइंग टू हैपन. लाइक पूरा का पूरा लाइक कंट्रोल इस वक्त जो है ना वो यानी पाकिस्तान में देयर इज एब्सोल्युटली नो रजिस्टर. अब देखिए ये वकला कह रहे हैं कि हम ये काम कर लेंगे, हम वकला जो कह रहे हैं हम वो काम कर लेंगे. अब जो है वो इसके बाद मुझे तो नहीं लगता खैर कोई वकला तंजीम होगी या कुछ होगी, बट सोचने का मुकाम है. आज जरा इस बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिएगा, बिकॉज आपको पता है कि आप तो कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम में शायद अब ये फीलिंग जो है ना वो अब एक आ गई है कि हम शायद कुछ कर नहीं सकते. और आई थिंक ये स्पेशली हमारे जैसे जो जेन एक्स जेन वाई बूमर्स हैं उनके तो मुकम्मल तौर से ये जहन में कि हम कुछ नहीं कर सकते. मुझे जेन जी से बड़ी उम्मीद है. हमारे यहाँ जो जेन जी है उनको हम इजीली राइट ऑफ कर देते हैं ये सोच के कि यार ये तो ऐसी बदतमीज बच्चे हैं यार, ये तो बात नहीं यार, ये बड़े डेंजरस बच्चे निकल रहे हैं ये, और इनको कंट्रोल करना इस वक्त रियासत के लिए बड़ा मुश्किल है. हमने पिछले महीने जो देखी है कुछ इनकी हरकतें, उससे आपको अंदाजा होगा कि इनको किसी लीडर की जरूरत नहीं है निकलने के लिए. सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इस वक्त इंटरेस्टिंग होगा. अनफॉर्चुनेट टाइम्स है, क्या टाइम है, लेकिन ये द वे थिंग्स हैव बीन मैनेज्ड वैसे वाकई आपको मानना पड़ेगा. काश यही समझ अकल हम जो है वो बाकी चीजों में लगा देते, मुल्क कितना आगे निकल चुका होता. जिस तरह हमने इन हालात को जहां जहां किसी चीज ने सर उठाया है उसको उठा के जो है ना वो आपने देखा कि किस कानूनी तरीके से जो है वो इसको जो है वो इन्होंने मैनेज किया है. वाह, कल आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली उसकी कासिम रुंजो की, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन पीटीवी पे देख ली. सो यू हैव अ फेयर आइडिया. सो अल्लाह ताला हिफाजत करे पाकिस्तान की, अल्लाह ताला हम लोगों की हिफाजत करे यार. देखते हैं आगे क्या होता है. थिंग्स आर लुकिंग टफ, बट लेट्स सी. कंट्रोल जो है क्या है कि अफराद के हाथों में है. वही जो शेर है, हर शख्स है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. सो इस शेर के बारे में सोचिएगा, शायद काम आ जाए आने वाले कुछ दिनों में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आपको जो है वो हमारी आपसे मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.